सेमेस्टर 5 वाले विद्यार्थी जिनका भी ऑनर्स हिंदी है दोस्तों, उनके लिए हम लोग मेजर 10 हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, इससे पहले मेजर 9 आपका करवा दिया गया था, तो आप जाइए जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए सब इंपॉर्टेंट है, आपको सब का सब कर लेना। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न हो जाता है दोस्तों कि निबंध की परिभाषा, स्वरूप एवं विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट ही यही है। ठीक है, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, आंसर है दोस्तों कि हिंदी साहित्य में निबंध जो है वो गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा होती है। गद्य मतलब क्या होता है दोस्तों? जो आपका लेख वगैरह होता है बड़ा, वो होता है गद्य। गद्य, ठीक है। वही हमारा जो काव्य क्या होता है वो, या फिर पद किसको बोलते हैं? तो कविता को पद बोलते हैं, और जो लंबा लेख जैसा कहानी जैसा होता है उसे गद्य बोलते हैं। ठीक है, तो निबंध केवल किसी विषय पर जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह लेखन के सोचने के तरीके और उसके व्यक्तित्व को दिखाने का काम करता है। इसका देखिए, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के महत्व को बताते हुए लिखा है कि यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी। ऐसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताए हैं अपने महत्व को, यानी निबंध के महत्व को बताते हुए। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई लेखक कितना अच्छा लिख सकता है, उसका असली पता जो है या फिर उसका असली परीक्षा जो है वो निबंध से ही पता चलता है कि आखिर कोई लेखक कितना अच्छा लिख सकता है। तो ये हमारा, चलिए निबंध की थोड़ी परिभाषा देखेंगे। तो निबंध जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला हो गया नी, प्लस हो गया बंध, यानी इसका मतलब होता है दोस्तों अच्छी तरीका से बंधा हुआ रचना को हम लोग निबंध कहते हैं। सरल शब्दों में देखिए लिखा है कि जब कोई लेखक अपने विचारों या फिर किसी विषय को एक सही क्रम में और सुंदर ढंग से बांधकर लिखता है तो उसे हम लोग निबंध कहते हैं। ये आपको पता होगा, पहले से भी आप लोग जो है निबंध के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन ये आपको साहित्य के लिए पढ़ना है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। देखिए, दूसरा परिभाषा वो दिया गया है बाबू गुलाब राय के अनुसार, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी छोटे आकार के अंदर किसी विषय पर लेखक का निजीपन यानी खुद का नजरिया, सजीवता और बातों का आपस में तालमेल देखा जाता है। यानी कोई भी लेखक अपने खुद क्या सोचता है, खुद उसका नज़रिया वगैरह क्या है, वो सभी का तालमेल दिखाई देता है वही। ठीक है, चलिए आगे दूसरा जो हमारा यानी नेक्स्ट परिभाषा जो दिया गया वो पाश्चात्य दृष्टिकोण से, तो अंग्रेजी में इसे जो है ऐसे कहते हैं दोस्तों, और यह जो है एक फ्रांसीसी शब्द ऐसा ही से बना हुआ है जिसका अर्थ है कि प्रयास। फ्रांस के विद्वान मॉर्टेन को आधुनिक निबंध का जनक पिता भी माना जाता है। किन्हें माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है मॉन्टेन को। किन्हें? मॉन्टेन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि निबंध का स्वरूप और इसकी विशेषताएं। तो देखिए, एक अच्छे निबंध में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो ये जो है सीमित आकार होना चाहिए, लिमिट आकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है, ऐसा नहीं। निबंध बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इसे एक बार में बैठकर पूरा पढ़ा जा सके, बस इतना ही आकार होना चाहिए। फिर हो गया निजीपन, व्यक्तित्व की झलक। इसमें लेखक किताब की बात नहीं दोहराता बल्कि वह खुद क्या सोचता है इसके बारे में वो बताने का काम करता है निबंध के माध्यम से। फिर हो गया हमारा गद्य रूप दोस्तों, तो निबंध हमेशा जो है वो गद्य में लिखा जाता है, कविता यानी पद की तरह नहीं होता है, इसे जो है कहानी के जैसा लिखा जाता है। इसका सही क्रम यानी कि तालमेल, निबंध की बातें बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, हर पैराग्राफ में एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए, समझ आना चाहिए, सही तालमेल बिठा के लिखना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए दोस्तों, यानी इसकी भाषा जो है वो साफ और असरदार होनी चाहिए ताकि पाठक वगैरह यानी जो पढ़ रहा है उसको बात तुरंत समझ आ जाए। तो ये सभी जो है प्रमुख विशेषताएं हमारे निबंध की प्रमुख विशेषता। चलिए हिंदी निबंध का विकास यात्रा आप देख लेते हैं, यानी कौन कौन से युग में विकास हुआ इसका। तो हिंदी निबंध का सफर जो है वो आधुनिक काल से शुरू होता है। इसके विकास को हम लोग 4 भागों में बांटा गया है, उसे समझेंगे। पहला हमारा हो गया भारत तेंदु युग दोस्तों, जो कि 1873 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक ये भारत तेंदु युग माना जाता है, जिसको हम लोग शुरुआती काल भी मान सकते हैं। यह हिंदी निबंध का बचपन था। इस समय के लेखक पत्रकार भी थे, इसलिए निबंधों में अखबार जैसी ताजगी हुआ करती थी। और इस युग का जो निबंध था उसकी विशेषता क्या थी? तो देखिए, निबंधों का स्वभाव
बहुत ही दोस्ताना और हंसी मजाक से भरा था। इसका मुख्य उद्देश्य था समाज को जगाना था। क्या था? समाज को जगाना। विषय देखा जाए तो देश प्रेम हो गया, समाज सुधार हो गया, अंधविश्वास हो गया, ये सब का विरोध और हास्य व्यंग वगैरह ये विषय पर जो है लिखा जाता था निबंध। मुख्य लेखक कौन कौन से रहे थे? तो देखिए भारत तेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इन्हीं के नाम पर तो इस युग का नाम पड़ा है, जो कि दिल्ली दरबार के दर्पण के रूप में। फिर हमारा हो गया प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने जो है भों और मूछ जैसे मजेदार विषयों पर निबंध लिखने का काम किया है। तो ये हमारा पहला युग है जो कि शुरुआती युग था। दूसरा हो गया दोस्तों वो है द्विवेदी युग, ठीक है, जो कि 1900 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक माना जाता है, और ये हमारा था सुधार का काल, ठीक है, यानी इस समय सुधार हुआ था। तो देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम रखा गया। इन्होंने हिंदी भाषा और व्याकरण को सुधारने का काम किया था। और इस युग की विशेषताएं देखेंगे तो देखिए भारत तेंदु युग का जो हंसी मजाक कम हो गया और निबंध में जो है गंभीरता आ गई। भाषा को शुद्ध और साफ सुथरा बनाया गया, यानी इसमें जो है वो गंभीरता आ गई, और साथ ही साथ भाषा को जो है शुद्ध और साफ सुथरा बनाया गया। कौन कौन से विषय पर लिखा जाने लगा? तो देखिए इतिहास, विज्ञान, भूगोल और अच्छी आदत वगैरह यानी नैतिकता वगैरह पर ये निबंध लिखी जाने लगी। मुख्य लेखक कौन कौन से मुख्य लेखक थे? तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्हीं के नाम पर तो द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। फिर दूसरा हो गया सरदार पूर्ण सिंह, इन्होंने जो है मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता जैसे बहुत ही सुंदर निबंध लिखने के काम किए। तो ये हमारा दूसरा युग हो गया दोस्तों। चलिए तीसरा युग है वो है शुक्ल युग, ठीक है, शुक्ल युग, ठीक है, ये 1920 से लेके 1940 ईस्वी तक माना जाता है, और इसे जो है स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ये शुक्ल युग का नाम पड़ा है। के आने से हिंदी निबंध अपने आप एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। और इस युग की जो निबंध थी उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए शुक्ल जी ने निबंध को गंभीर सोच विचार का विषय बनाया। इस युग के निबंधों में बुद्धि यानी तर्क वगैरह और हृदय भावनाओं वगैरह का बहुत ही सुंदर मेल मिलता है दोस्तों। कौन कौन से विषय पर लिखा जाने लगा? तो देखिए मन के भाव पर यानी क्रोध, उत्साह, करुणा और साहित्य की आलोचना वगैरह पर जो है ये निबंध लिखी जाने लगी। मुख्य लेखक कौन कौन से? तो देखिए मुख्य लेखक में हमारा पहला हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका निबंध संग्रह चिंतामणि बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी इनके द्वारा जो एक निबंध लिखा गया चिंतामणि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर हो गया दूसरे वो हैं बाबू गुलाब राय, इन्होंने लिखा था मेरी असफलताएं, ठीक है, तो ये प्रमुख लेखक हैं, इनके द्वारा लिखे गए कुछ लेख हैं। चलिए अगला हमारा युग है वो है दोस्तों शुक्लोत्तर युग, ठीक है, जो कि 1940 से लेके अब तक माना जाता है, जिसे हम लोग आधुनिक काल के रूप से में भी जानते हैं। तो शुक्ल जी के बाद अब यह समय जो है आज तक चला आ रहा है। इस दौर में निबंध की दो शैलियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई। कौन कौन सी शैली? पहला हो गया हमारा ललित निबंध और दूसरा हो गया व्यंग निबंध। तो ललित निबंध क्या है? तो जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू, लोक संस्कृति और त्योहारों का बहुत ही मीठा वर्णन होता है, वो हमारा ललित निबंध कहलाता है। जैसे देखिए आचार्य रामचंद्र यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, जो कि अशोक के फूल हो गया, कूटज हो गया, तो ये सभी हमारा जो है ललित निबंध होता है, यानी जिसमें गांव की मिट्टी, लोक संस्कृति, त्यौहार वगैरह का वर्णन होता है दोस्तों, ठीक है। फिर हो गया हमारा व्यंग निबंध। व्यंग निबंध क्या होता है? जिसमें हमें समाज और राजनीति के भ्रष्टाचार पर मजाक में जो है करारी चोट की जाती है, यानी उन सभी के बारे में लिखा जाता है। तो वही हमारा हो गया व्यंग निबंध, जो कि हरिशंकर परसाई के निबंध में लिखा गया है। तो ये हमारा जो है वो आधुनिक काल में दो बहुत ही प्रमुख शैलियां प्रसिद्ध हुई थी। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि हिंदी निबंध ने भारत तेंदु युग के हंसी मजाक से अपनी शुरुआत की, द्विवेदी युग में अपनी भाषा को सुधारा, शुक्ल युग में गहरी सोच पाई, और आज के आधुनिक युग में ये जो है हमारे समाज और आम जीवन की हर बात को उठाने का एक मजबूत जरिया बन गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था वो दो क्वेश्चन को कवर कर रहा है। पहला तो विकास यात्रा आपको बता रहा है, साथ ही साथ निबंध क्या है, निबंध की परिभाषा, विशेषताएं, सब चीज हम जो है इस क्वेश्चन में क्लियर कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है दोस्तों वो देखिए दो तरीका से पूछा जाता है। कई बार आपको पूछ लेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का वर्णन कीजिए, या फिर आपको पूछ लेगा रामचंद्र शुक्ल की निबंध
जो हमारा ईसिया लिखा गया था उसकी विवेचना कीजिए। तो दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है, ठीक है, आपको कंफ्यूज मत होना। तो चलिए आंसर हम लोग ऐसा समझेंगे कि आपको अगर दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछे तब आप अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए आंसर लिखा गया दोस्तों कि हिंदी निबंध और आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान जो है वो सर्वोच्च है, बहुत ही ऊंचा माना जाता है। उनके समय को हिंदी निबंध का स्वर्ण युग यानी शुक्ल युग कहा जाता है। शुक्ल जी का निबंध जो है वो मुख्य रूप से उनके प्रसिद्ध ग्रंथ चिंतामणि में संकलित है, यानी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ में ये संकलित है, इसमें जो है वर्णित है। उन्होंने मानव मन के भावों यानी मानव विकारों जैसे कि उत्साह को, क्रोध को, करुणा, भय वगैरह को, ईर्ष्या वगैरह को बहुत ही गहरे और बेजोड़ निबंध लिखने का काम किए हैं। किन्होंने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए शुक्ल जी की जो निबंध शैली थी उसकी सबसे बड़ी पहचान यह थी दोस्तों कि इसमें जो है वो बुद्धि यानी गहन वैचारिकता और हृदय यानी भावनाओं वगैरह का बहुत ही अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, अद्भुत संबंध देखने को मिलता है। उनका प्रसिद्ध निबंध जो ईर्ष्या है, ठीक है, उनकी इसी उत्कृष्ट शैली और मनोवैज्ञानिक समझ का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यानी इनके द्वारा जी जो निबंध लिखा गया है ये निबंध में ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जिसमें उन्होंने जो है वो बुद्धि और हृदय का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है इस निबंध में। चलिए ईर्ष्या निबंध की मूल कथ्य देखेंगे या फिर आपको भावार्थ वगैरह भी पूछ ले तब भी आपको ये लिखना है। देखिए लिखा है दोस्तों कि निबंध की शैली को समझने से पहले हमें जो है इसके मूल विषय को समझना बहुत ही जरूरी है। तो शुक्ल जी ने ईर्ष्या को एक सामाजिक और मानसिक बुराई के रूप में देखा, यानी ईर्ष्या यानी जलन जो है वो एक बहुत ही सामाजिक और मानसिक बुराई के रूप में देखने का काम किया है। तो देखिए ईर्ष्या की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो देखिए शुक्ल जी के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सुख, समृद्धि, उन्नति या फिर गुण को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है तो उसे ईर्ष्या कहते हैं, जलन कहते हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके आसपास भी कई लोग जो है जलते हैं, ठीक है, तो वही हमारा ईर्ष्या हो गया। देखिए आकर्मण्यता का परिणाम यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता बल्कि क्या करता है, दूसरे के बारे में दिन रात सोचता रहता है और सामने वाले का नुकसान कैसे हो यही सोचता है, यानी उससे जलता है, ठीक है। शुक्ल जी ने इसे एक मानसिक रोग मानते हुए जो इंसान को अपनी सुख शांति को भी नष्ट कर देता है, ऐसा जो है शुक्ल जी का मानना था कि ये एक जो है वो मानसिक रोग है जिससे इंसान खुद तो सुख सुविधाओं में नहीं रहता और साथ ही साथ दूसरे का भी बुरा चाहता है। तो ये ईर्ष्या हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला के निबंध शैली की विशेषताओं के बारे में, यानी उनका जो निबंध शैली है उसकी विशेषता। तो पहला हो गया इसमें कि मनोवैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक शैली। तो शुक्ल जी के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी दोस्तों कि किसी भी भाव का एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण किया करते थे। वे केवल ऊपर बात नहीं लिखते थे बल्कि यह बताते थे कि भावना इंसान के मन में पैदा क्यों होती है, यानी मान लीजिए ईर्ष्या, तो ईर्ष्या क्यों पैदा होती है और उसका अंत क्या होता है, तो ये बताने का काम जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला कहते थे। तो देखिए ईर्ष्या में प्रयोग हुआ इसका। तो निबंध की शुरुआत में वे ईर्ष्या का मनोवैज्ञानिक समझते हैं और यह भाव हमेशा अपने बराबर वाले या फिर अपने से ऊंचे व्यक्ति के प्रति ही पैदा होता है। एक भिखारी कभी राजा से जलन नहीं कर सकता, वह दूसरे भिखारी से ईर्ष्या करता है। यानी वो अगर मान लीजिए कोई भिखारी है तो वो किसी राजा से देख के नहीं चलेगा, वो किससे जलेगा, तो कोई दूसरे भिखारी से। किसी को ज़्यादा भीख मिल जा रहा हो तो उसे देखेगा तो उससे जलन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार वे भी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सामने रखने का काम करते हैं इस निबंध के माध्यम से। दूसरा हो गया सूत्र शैली का बेजोड़ प्रयोग। तो शुक्ल जी को गागर में सागर भरने की कला में महारत हासिल है। वे बहुत ही कम शब्दों में इतनी गहरी बात कह जाते हैं जो पाठक के दिमाग में छप जाती है। उनके निबंधों की कई पंक्तियां किसी फॉर्मूले या फिर सूक्ति जैसी लगती है। तो ये बहुत ही अच्छी शैली उनको पता है। देखिए ईर्ष्या में भी प्रयोग हुआ है। इस निबंध में वे ईर्ष्या की परिभाषा देते हुए बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र वाक्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो देखिए लिखते हैं कि ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता यानी दिखावे से उत्पन्न एक विष है, जहर है। वे लिखते हैं कि ईर्ष्या का पहला झटका इस रूप में लगता है कि उसकी स्थिति मुझसे अच्छी ना रहे, ठीक है।
ये इन्होंने लिखने का काम किया है। चलिए तीसरा हो गया हमारा व्यास और समाज शैली का सुंदर संतुलन दोस्तों। तो शुक्ल जी अपने निबंधों में दो शैलियों को एक साथ उपयोग करते हैं, दो शैलियों का एक साथ उपयोग करते हैं। कौन कौन सी शैली? तो देखिए समास शैली, जहां वे बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह देते हैं यानी सूत्र रूप में, समास के रूप में। फिर हो गया व्यास शैली, जहां वे उसी कठिन बात को आम पाठक को समझाने के लिए विस्तार से यानी रोजमर्रा के उदाहरण देते हुए समझाते हैं, उदाहरण के साथ समझाते हैं ताकि जो पाठक वगैरह वो अच्छे से समझ सके। देखिए ईर्ष्या में भी ये प्रयोग हुआ है। वे पहले ईर्ष्या को एक मानसिक विकार घोषित करते हैं यानी समास रूप में, फिर व्यास शैली का सहारा लेकर हमारे समाज, पड़ोसियों और दफ्तरों के उदाहरण देते हुए समझाने का काम करते हैं कि कैसे एक सहकर्मी दूसरे सहकर्मी की तरक्की से बिना वजह जलता है और उसकी निंदा करता है। तो ये देखिए ईर्ष्या निबंध में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे हमारा चौथा हो गया दोस्तों कि कसी हुई और अनुशासित भाषा। शुक्ल जी की भाषा एकदम नापी तुली होती है यानी कम शब्दों में अच्छा रहता है, यानी नापी तुली, ज़्यादा लंबा नहीं होता। उसके निबंधों में से एक भी शब्द हटाना या फिर नया शब्द जोड़ना असंभव माना जाता है। वे मुख्य रूप से शुद्ध तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ विषय को सरल बनाना है वहाँ वे उर्दू और आम बोलचाल की शब्दों का प्रयोग ही बहुत ही सहजता से करते हैं, बहुत ही सरलता से करते हैं ताकि पाठक को समझ आ सके। वही काम इन्होंने जो है ईर्ष्या निबंध की भाषा बहुत ही अत्यंत प्रभावपूर्ण यानी कि फ्लो में है, जो पाठक को बांध कर रखने का काम करती है। तो ये सभी उनके जो है वो विशेषताएं हैं दोस्तों उनके निबंध की। चलिए अगला विशेषता हो गया कि गंभीर निबंधों में सूक्ष्म हास्य और व्यंग। यद्यपि शुक्ल जी के निबंध बहुत ही गंभीर और वैचारिक होते हैं, लेकिन पाठक को उबाऊपन से बचने के लिए वे बीच बीच में बहुत ही तीखा और हल्का व्यंग वगैरह भी करते हैं ताकि जो पाठक है वो बोर ना हो, उबाऊ ना हो। उनका व्यंग बहुत ही शिष्ट और गहरा होता है। देखिए इन्होंने जो है ईर्ष्या में भी प्रयोग किया है। वे उन लोगों पर गहरा व्यंग करते हैं जो खुद को जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों की लकीरें को छोटी करने के लिए दिन रात ईर्ष्या की आग में जलते हैं। यानी खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि आगे वाला अगर कुछ कर रहा है तो उसे देखकर जलते हैं। वे निंदा करने वाले और दूसरे की बुराई करके खुद को श्रेष्ठ यानी महान समझने वाले पाखंडी पर करारी चोट करने का काम करते हैं। चलिए आगे हमारा है दोस्तों कि लोक मंगल, जो कि समाज का कल्याण की भावना। तो शुक्ल जी के निबंध केवल व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं लिखे गए, उनके हर निबंध के पीछे समाज का भला करने की भावना छिपी होती है। ईर्ष्या निबंध में भी ये प्रयोग हुआ है। देखिए लिखा है कि ईर्ष्या निबंध के माध्यम से वे पाठकों को यह संदेश देते हैं कि ईर्ष्या एक ऐसी आत्मघाती रोग है जो इंसान को अपनी रचनात्मकता को भी खत्म कर देती है, यानी उनके अंदर जो भी ज्ञान वगैरह, क्रिएटिविटी वगैरह है वो भी खत्म कर देती है। वो मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करने और दूसरे से जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं इस निबंध के माध्यम से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम जो है वो ईर्ष्या पार्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ उनका निबंध की विशेषताओं को भी देखें। चलिए निष्कर्ष लिख लेते हैं। तो निष्कर्ष है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सबसे महान निबंधकार हैं और उनका ईर्ष्या निबंध जो है वो सबसे बड़ा सबूत है। इस निबंध में उन्होंने बहुत ही आसान और समझदारी भरे ढंग से दिखाया है कि ईर्ष्या इंसान और समाज दोनों के लिए कितना नुकसानदेह है। अपनी कसी हुई भाषा और गहरी सोच के कारण ही शुक्ल जी हिंदी निबंध के शिखर पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी के निबंध जो लिखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध किन्होंने लिखा है? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने। और उसी निबंध का हमें वर्णन करना यानी उसके बारे में लिखना है। तो आपको कई बार जो है इसका भावार्थ पूछ लिया जाता है, सारांश पूछ लिया जाता है, या मतलब कुछ भी पूछे, ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग समझेंगे जो हमारा निबंध है दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के एक महान विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ललित निबंध है। यह निबंध केवल सिर्फ नाखून के बढ़ने और काटने की सामान्य कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास, मनुष्य के भीतर की अच्छाई बुराई और संस्कृति चेतना का एक गहरा
दार्शनिक दस्तावेज के रूप में ये प्रस्तुत करने का काम करता है। ये तो नाखून सिर्फ एक प्रतीक के रूप में लिया गया, ठीक है। देखिए, लेखक अपनी छोटी बेटी के एक सरल से सवाल के बहाने पूरी मानव जाति के इतिहास और उसके भविष्य पर इस निबंध में विचार किए हैं। तो चलिए देखते हैं निबंध का भावार्थ। और हम आपको एक बात और बोलेंगे कि आपको जो भी निबंध दिया गया वो आपको एक बार निबंध भी पढ़ लेना, ठीक है। इस निबंध का सबसे मुख्य भाव क्या था दोस्तों? तो मनुष्य के भीतर जो पशुता यानी जो जानवर और मनुष्यता का शाश्वत संघर्ष है। लेखक ने पूरे निबंध को दो प्रतीकों का सहारा लिया है। पहला लिया है बढ़ते हुए नाखून का। यह मनुष्य के भीतर छिपे जंगलीपन, हिंसक प्रवृत्ति, नफरत और आदिम पशुता का परिणाम है, यानी जानवर जैसा जो हिंसक है उसका परिणाम है ये बढ़ते हुए नाखून का। फिर दूसरा हो गया नाखूनों को काटना। तो ये प्रतीक के माध्यम से कवि जो है यानी जो निबंध करता आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, ठीक है, उनका कहना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका मानना था कि यह मनुष्य के भीतर की चेतना, आत्म संयम, संस्कृति, प्रेम और मानवता का प्रतीक के रूप में इन्होंने लिया है। देखिए, निबंध की मूल भाव यह है दोस्तों कि प्रकृति आज भी मनुष्य को उसके हिंसक अतीत की याद दिलाने के लिए नाखून बढ़ा देती है, लेकिन मनुष्य अपनी संस्कृति और मानवता के कारण उसे बार बार काट देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अब पशु बनकर नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान बनकर जीना चाहता है। तो इसी हिसाब से जो है निबंध में लिखा गया कि नाखून क्या होता है, बार बार बढ़ जाता है उसके अतीत को, हिंसक अतीत वगैरह को याद दिलाने के लिए, लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसे बार बार काट देता है और इससे वो साबित करता है कि इंसान जो है वो इंसान है, जानवर नहीं है, ठीक है। देखिए, आगे देखेंगे कि निबंध की मुख्य वैचारिक बिंदु के बारे में। तो देखिए, पहला हो गया हमारा ऐतिहासिक संदर्भ दोस्तों, जिसमें आदिम मानव से आधुनिक मानव तक का। तो लेखक इतिहास में पीछे लौटकर बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली था तब नाखून उसके लिए जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य साधन था, क्योंकि उससे जो है वो शिकार करते थे, बचते थे, जीवन रक्षा करते थे। उस समय उसके पास बंदूक या फिर तलवार नहीं थी, इसलिए उसे दुश्मन से लड़ने और अपना पेट भरने के लिए नाखून और दांतों की जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला मनुष्यों ने पत्थरों, हड्डियों और धातुओं के हथियार बना लिए और अंत में नाखूनों की जरूरत जो है वो खत्म हो गई, इसलिए जो है वो लोग जो है काटना शुरू करती हैं। फिर भी शरीर का यह हिस्सा आज भी बिना सोचे समझे बढ़ता रहता है, जो यह दिखाता है कि हमारा पुराना जंगलीपन आज भी जीवित है, भीतर छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला हो गया हमारा वो है दोस्तों कि आधुनिक हथियारों पर करारी चोट। द्विवेदी जी ने इस निबंध में आज के आधुनिक समाज की विद्रूपताओं पर तीखा प्रहार किया है। वे कहते हैं कि आज का इंसान जो है वो नाखून को तो काट रहा है, लेकिन उसके अंदर जो लाख बड़ा गुण बढ़ा हुआ है, जैसे यानी नाखून तो काट ले रहा है, लेकिन वह उससे भी लाख गुना बड़े और विनाशकारी हथियार, जैसे हमारे पास परमाणु बम है, मिसाइल और रासायनिक हथियार वगैरह बना रहा है। लेखक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि मनुष्य आज भी अपनी पशुता को नहीं छोड़ पाया, यानी आज भी उसके अंदर जो हिंसक रूप है, जो पशुता, वो उसे नहीं छोड़ पाया है। उसने केवल अपने नाखूनों का रूप बदल लिया। एटम बॉम्ब बनाना, दूसरों का विनाश करना मनुष्य के भीतर की बढ़ती हुई भयानक पशुता का ही प्रमाण है, ऐसा द्विवेदी जी जो हैं इस निबंध में कह रहे हैं। चलिए, आगे हमारा हो गया कि सब स्व का बंधन और भारतीय संस्कृति। निबंध में द्विवेदी जी इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता शब्द का अंतर को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया। तो देखिए, अंग्रेजी का जो इंडिपेंडेंस शब्द है वो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, यानी पूरी तरीका से इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र, आज़ादी, अनियंत्रित होना। भारतीय भाषाओं का स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही बनाए नियमों और बंधनों का अधीन रहना, ये होता है हमारा स्वाधीनता। लेकिन वहीं जो इंडिपेंडेंस है उसका मतलब हो गया कोई भी बंधन ना होना, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि वह अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर कंट्रोल रखे, दूसरों के सुख के लिए त्याग करना, प्रेम करना, खुद पर संयम रखना ही भारतीयता का असली पहचान है।
ये हमें जो है भारतीय संस्कृति सिखाती है। ये जो है हमें लिखा गया है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कविता के माध्यम से, यानी सॉरी निबंध के माध्यम से बताया गया। चलिए आगे हमारा हो गया कि महात्मा गांधी और आंतरिक नाखूनों को काटना। तो निबंध के अंतिम भाग में लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को याद करते हैं। वे कहते हैं कि एक बार एक महापुरुष यानी गांधी जी ने कहा था कि बाहर देखने के बजाय अपने भीतर देखो, नफरत को दूर करो, गुस्सा वगैरह को छोड़ो और प्रेम को अपनाओ। लेकिन लोगों ने उस महापुरुष की बात नहीं मानी और अंत में उसकी हत्या कर दी। लेखक का मानना है कि केवल बाहर के नाखूनों को काट लेना काफी नहीं होता। जब तक हम अपने भीतर के लोभ वगैरह, मोह वगैरह, ईर्ष्या वगैरह, हिंसक रूपी आंतरिक हिंसक रूपी आंतरिक नाखूनों को नहीं काटेंगे, तब तक दुनिया में शांति नहीं आ सकती। ऐसा मानना है कि आखिर सिर्फ नाखून काट लेने से कुछ नहीं होता, ये काफी नहीं है। अपने अंदर का जो लालच है, मोह है, जलन वगैरह, ये सब भी जो है वो खत्म करना है, ऐसा कवि कह रहे हैं, ठीक है, निबंध के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि निबंध की भाषा और ललित शैली के बारे में। इसमें हमारा सबसे पहला हो गया आत्मीयता। निबंध की शुरुआत घरेलू माहौल से होती है, जहां एक पिता अपनी पुत्री के बीच बातचीत हो रहा है। यह पाठक को तुरंत निबंध से जोड़ लेता है। फिर दूसरा हो गया गंभीरता और सरलता का मिश्रण मिलता है इसमें। तो द्विवेदी जी ने इतिहास, पुराण, दर्शन और राजनीति जैसे कठिन विषयों का भी बहुत ही सरल और बहती हुई भाषा में इसमें प्रस्तुत करने का काम किया है। फिर देखिए ये जो हमारा निबंध है वो प्रतीकात्मकता है, यानी नाखून को प्रतीक के रूप में दिखाया गया, ठीक है। पशुता का प्रतीक बनाकर पूरी मानव जाति का इतिहास बयां कर देना द्विवेदी जी का बेजोड़ कला है दोस्तों। तो ये सभी जो है वो निबंध में दिखाया गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है हमारा कि साफ शब्दों में कहें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर की बुराइयां और नफरत चाहे जितनी भी बढ़ जाए, हमें अपनी अच्छाइयां संयम और प्यार से उन्हें हर बार काट देना चाहिए, उसे मिटा देना चाहिए। लेखक का यही संदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में जीत हमेशा इंसानियत और शांति की ही होती है। इसलिए यानी ये प्रतीक वगैरह के माध्यम से ये बताने का काम किए हैं आचार्य द्विवेदी प्रसाद जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, सॉरी नाम थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन चौथा है हमारा दोस्तों कि मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसकी समीक्षा करना। ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, आपको कर लेना है। तो देखिए आंसर है दोस्तों, हम बार बार बोल रहे हैं कि पूछा जा चुका है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कब पूछा जा चुका है। ये 22-26 वाले जब सेशन का एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए आंसर है कि मजदूरी और प्रेम जो है वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह का एक बहुत ही सुंदर निबंध है। यानी इनके द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? तो सरदार पूर्ण सिंह का एक बहुत ही सुंदर निबंध है ये दोस्तों। इस निबंध में लेखक ने समाज के सबसे गरीब और मेहनतकश लोगों जैसे किसान, चारवाहे और मजदूरों के जीवन का वर्णन किया है। लेखक का मानना है कि मजदूर का काम केवल पैसे के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें उसका प्यार छिपा होता है, उसकी आत्मा से जुड़ी होती है। इसलिए किसी की मेहनत का असली बदला पैसे से नहीं बल्कि केवल आदर और प्रेम से देकर ही चुकाया जा सकता है। ऐसा जो है वो कवि का मानना है, यानी सरदार पूर्ण सिंह का मानना है, ठीक है। यानी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आदर और प्रेम देकर ही चुकाया जा सकता है। चलिए निबंध का भावार्थ देखते हैं। तो इस निबंध का मुख्य भाव यह है दोस्तों कि मेहनत और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज का समाज जो है वो मजदूर को केवल एक मशीन समझता है और उसे पैसे देकर अपना काम खरीदना चाहता है। लेकिन लेखक के अनुसार जब तक हम मजदूर के काम का सम्मान नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक उसकी मजदूरी का असली मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। ऐसा लेखक का मानना है। सच्चा मजदूर जो है वो ईश्वर की पूजा के बराबर होता है, ऐसा बताया गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि निबंध के मुख्य वैचारिक बिंदु के बारे में। तो लेखक ने इस निबंध को समझाने के लिए समाज के अलग अलग कामकाजी लोगों के जीवन के सुंदर उदाहरण दिए हैं ताकि समझाया जा सके। तो पहला लिया है कि जीवन के यानी किसान के जीवन का उदाहरण लिया है। तो लेखक कहते हैं कि किसान केवल खेत में हल नहीं चलाता बल्कि यह जो है
यानी किसान जो है वो जमीन में अपने दिल के भाव भी बोता है। उसका जीवन बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल और प्रकृति के करीब होता है। वह धूप, हवा और पानी के बीच रहकर पूरी दुनिया के लिए भोजन उगाने का काम करता है। किसान का घर साफ सुथरा और उसका जीवन एक मंदिर की तरह पवित्र होता है। वह जो अनाज पैदा करता है वह उसकी मेहनत और ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। तो लेखक का मानना है कि इंसान सिर्फ हल नहीं चलाता, यानी सिर्फ मेहनत नहीं करता, वो अपने दिल से काम करता है, वो जो है अच्छे से काम करता है, दुनिया के लिए भोजन उगाता है। चलिए दूसरा हो गया कि गधेड़ियों का जीवन, यानी भेड़ चराने वाले का जीवन। तो निबंध में एक गधेड़ियां का बहुत ही भावुक चित्र खींचा गया, यानी उनके बारे में लिखा गया है। जब वह अपनी भेड़ियों को जान से ज्यादा प्यार करता है तब उसकी कोई भेड़ बीमार हो जाती है तो वह क्या करता है, वह और उसका पूरा परिवार रात भर जागकर रोता है और उसकी सेवा करता है। गधेड़ियों का यह जीवन दिखाता है कि प्रकृति के बीच रहने वाला एक सीधे साधे लोग के दिल में कितना निस्वार्थ प्रेम भरा होता है। उनके लिए उसकी भेड़ ही उसका संसार और उसकी पूजा है। ऐसा निबंध के माध्यम से जो है लेखक बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा यानी भेड़ है वो यानी निस्वार्थ प्रेम करता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा हो गया कि मजदूर की मजदूरी और प्रेम का संबंध। दोस्तों तो लेखक एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए, एक बार उन्होंने एक अनाथ महिला को देखा जो कि फटी हुई कमीज को बड़े ही चाव और लगाम से सिल रही थी। वह सुई का एक एक टाका बहुत ही प्रेम से लगा रही थी। लेखक कहते हैं कि उस कमीज की सिलाई केवल एक काम नहीं है, बल्कि वह उस महिला के दिल का प्रेम था। ऐसी मेहनत की कीमत 2-4 आने पैसे देकर नहीं चुकाई जा सकती, इसके बदले तो केवल प्रेम ही दिया जा सकता है, यानी सिर्फ पैसे से ही इसकी मेहनत नहीं चुकाई जा सकती, ऐसा लेखक का मानना है। चलिए आगे हमारा जो उदाहरण लिया गया था वो है मशीनीकरण और औद्योगिक सभ्यता पर चोट। सरदार पूर्ण सिंह आज की मशीनी युग और कारखानों की व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। वे कहते हैं कि आज मशीन आने से इंसानी हाथ का हुनर और दिल का प्रेम वगैरह गायब होता जा रहा है। कारखानों में काम करने वाला मजदूर का जीवन भी जो है मशीन जैसा यानी उबाऊ हो गया, बोरिंग हो गया है। जब तक काम में लेखक या फिर कारीगर की आत्मा और उसका प्रेम शामिल नहीं होगा तब तक कोई भी कला या फिर वस्तु सुंदर नहीं बन सकती, ऐसा सरदार पूर्ण सिंह का मानना है। ठीक है, चलिए लेखक जो है उसका निबंध शैली देख लेते हैं, यानी सरदार पूर्ण सिंह की निबंध की जो लेखन शैली है वो देखेंगे दोस्तों। तो इसमें जो है भावनात्मकता और काव्यात्मकता शैली है। तो पूर्ण सिंह के निबंधों को पढ़कर ऐसा लगता है कि हमें कोई सुंदर कविता पढ़ रहे हैं। इसमें बुद्धि से ज़्यादा दिल की भावनाओं को छुआ गया है। फिर है ये सरल और प्रतीकात्मकता भाषा, यानी भाषा जो है बहुत ही सरल है, शुद्ध है और प्रभावपूर्ण है। उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में यानी डेली लाइफ की जो जीवन में चल रहा है उन सभी का प्रतीक लेके, यानी हल का प्रतीक लेके, तो कभी भेड़ का प्रतीक लेके, कभी सुई धागा का प्रतीक लेके गहरी दार्शनिक बातें समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए आगे हमारा हो गया मानवतावादी दृष्टिकोण। लेखक का पूरा ध्यान जो है वो समाज के गरीब और मेहनतकश लोगों को सम्मान दिलाने में यानी रिस्पेक्ट दिलाने में था। चलिए इस कविता का थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि मजदूरी और प्रेम निबंध हमें यह सिखाता है कि दुनिया का कोई भी काम जो है यानी काम जो है वो पवित्र है जो मेहनत और ईमानदारी से किया जाए। लेखक का सबसे बड़ा संदेश यही है दोस्तों कि समाज में पैसों और मशीनों से ज़्यादा इंसान और उसकी मेहनत का महत्व होना चाहिए, ऐसा जो है कवि का मानना है, लेखक का मानना है। जब हम किसी मजदूर की मेहनत को आदर और प्यार देंगे तभी एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण हो सकेगा। तो इस निबंध में हमारा यही लिखा गया, यानी मजदूरी और प्रेम निबंध में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों पंगडंडियों का जमाना। पंगडंडियों यानी कि जैसे घुसखोरियों का जमाना, ठीक है, यानी शॉर्टकट का जमाना। तो निबंध का संक्षिप्त वर्णन करना हमें। तो ये जमाना जो निबंध लिखा गया है यानी पगडंडियों का जो निबंध है इसका हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। चलिए समझेंगे। आंसर है दोस्तों कि पगडंडियों का जमाना
हिंदी का सबसे महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक तीखा व्यंग निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मुख्य सड़क को ईमानदार और पगडंडी को गलत रास्ते का प्रतीक बताते हुए लिखा है, यानी कि जो मुख्य सड़क होता है, मेन सड़क होता है, उससे ईमानदारी बताया है। वहीं हमारा जो है वो शॉर्टकट तरीका है वो पगडंडी, यानी कि पगडंडियों का जमाना है, ऐसा बताते हुए लिखा है। परसाई जी ने बहुत ही आसान शब्दों में समाज के इस कड़वे सच को दिखाने का काम किया है कि कैसे आज के समय में लोग कड़ी मेहनत का सीधा रास्ता छोड़कर रिश्वत, जुगाड़ और सिफारिश जैसी पगडंडियों का सहारा से आगे बढ़ रहे हैं, यानी सिफारिश करके। देखिए इन्होंने जो है वो इनका निबंध का शीर्षक और अर्थ देख लेते हैं। तो परसाई जी ने इस निबंध में मुख्य सड़क और पगडंडी का प्रयोग प्रतीकों के रूप में किया है, जिसके पीछे गहरा अर्थ छिपा हुआ है। क्या क्या अर्थ छिपा है? तो मुख्य सड़क जो है उसके में जो है दोस्तों, यह नियम, कानून, ईमानदारी, सच्चाई और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। यह वह रास्ता है जिस पर चलने के लिए सब्र वगैरह की जरूरत होती है, धैर्य वगैरह की जरूरत होती है। वहीं हमारा जो पगडंडी है, यानी कि शॉर्टकट तरीका या जुगाड़ हो गया, सिफारिश हो गया, रिश्वतखोरी, पेपर लीक करवाना, चापलूसी और गलत तरीके से अपना काम निकलवाने का प्रतीक लिया गया है पगडंडी का। लेखक का मानना है कि आज के युग में ईमानदारी की मुख्य सड़क सूनी पड़ गई है या फिर बंद हो चुकी है और पूरा समाज जो है वो गलत रास्ते पर, यानी पगडंडियों के रास्ते पर दौड़ रहा है। हर कोई किसी ना किसी शॉर्टकट की तलाश में रहता है कि शॉर्टकट तरीके से काम होगा, घूसखोरियों से काम हो जाए। ठीक है, चलिए निबंध का मुख्य वैचारिक बिंदु देखेंगे। तो इसमें पहला हमारा हो गया कि ईमानदारी का ढोंग और सामाजिक बदलाव। निबंध की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार और व्यवहारिक प्रसंग से होती है। लेखक बताते हैं कि एक सुबह उन्होंने तय किया कि आज वे पूरे दिन ईमानदार रहेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया और किसी भी गलत काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तभी उनके पास एक सज्जन आते हैं और कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कहकर मेरे बेटे का परीक्षा का नंबर जो है वो थोड़ा सा बढ़वा दीजिए। तो आकर जो है लेखक से कहते हैं एक सज्जन व्यक्ति। जब लेखक अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर देते हैं तो वह व्यक्ति खुश होने के बजाय गुस्सा हो जाता है। वह पूरे शहर में लेखक को बदनाम करने लगता है कि यह जो है बहुत ही घमंडी है, बेकार आदमी है, ऐसा कह के, क्योंकि उसका हेल्प नहीं किया, नंबर नहीं बढ़वा दिया। इस प्रसंग से परसाई जी यह दिखाते हैं कि आज का समाज खुद ईमानदार व्यक्ति को जीने नहीं देता और उसे समाज विरोधी घोषित कर देता है। यानी अगर कोई ईमानदार है तो वो सही से जी नहीं पाता है, उसे जो है सही से जीने नहीं देता आज का समाज। तो ऐसा उन्होंने जो है निबंध में बताया। चलिए दूसरा हो गया व्यवस्था का भ्रष्टाचार और रोग। राधे श्याम का उदाहरण लेकर तो लेखक अपनी बात को समझाने के लिए राधे श्याम नाम के एक सीधे साधे और ईमानदार दुकानदार का उदाहरण देते हैं। राधे श्याम अपनी दुकान का पूरा टैक्स वगैरह जो है वो ईमानदारी से चुकाना चाहता है और सारा ये हिसाब जो है वो साफ रखता है, लेकिन टैक्स विभाग के अफसर उसकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं करते। वे जानबूझकर उसके हिसाब में कमियां निकालते हैं ताकि उसे रिश्वत मिल सके। तो ये उदाहरण देते हुए इस निबंध में लिखा गया। अंत में राधे श्याम तंग आकर अपनी ईमानदारी छोड़ देता है और अफसरों को घूस देकर अपना पीछा छुड़वाता है। परसाई जी यह व्यवस्था पर चोट करते हैं कि आज का जो प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कुछ जो कि सीधे और ईमानदार आदमी को भी टेढ़ा रास्ता पर ला देने का काम करता है, यानी पगडंडी अपनाने पर मजबूर कर देता है। ऐसा आज का जो है वो समाज हो चुका है, आज का प्रशासनिक व्यवस्था हो चुकी है। चलिए आगे तीसरा दोस्तों की शॉर्टकट की मानसिकता। परसाई जी कहते हैं कि आज जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। विद्यार्थी साल भर पढ़ना नहीं चाहता, वह परीक्षा के समय जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर पेपर लीक जैसे पगडंडियों का तलाश में रहता है, यानी शॉर्टकट की तरीका की तलाश में रहता है। नौकरी पाने के लिए योग्यता के बजाय लोग बड़ी सिफारिश और पैसे का सहारा लेते हैं, घूस वगैरह देते हैं, जो कि झारखंड में होता है। समाज में अब साधन वगैरह यानी वगैरह का कोई महत्व नहीं रह गया। लोगों के लिए केवल सफलता पाना जरूरी हो गया, चाहे वे घूस लेके ले या फिर पैसे दे के ले या फिर रिश्वत दे के ले, सिफारिश करके ले, जैसे हो, सिर्फ
उनको सफलता पाना है, ठीक है, और इससे कोई मतलब नहीं है योग्यता वगैरह से। चलिए आगे हमारा है कि ईमानदार व्यक्ति की विविधता और उपहास। तो देखिए इस निबंध में परसाई जी ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयां की है कि आज के दौर में जो व्यक्ति नियम कानून से चलना चाहता है, समाज उसे बेवकूफ़ या फिर मूर्ख या फिर अव्यवहारिक समझता है, यानी उसे बेवकूफ़ आदमी समझने लगता है समाज। जो लोग चालाकी से पगडंडियां पर चलकर आगे निकल जाते हैं, यानी गलत रास्तों पर चलकर आगे निकल जाते हैं, उसे समाज जो है वो होशियार समझता है, सफल मानता है। यह नैतिक मूल्यों का सबसे बड़ा पतन है। तो ये जो है वो लेखक कह रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि निबंध की भाषा शैली दोस्तों, यानी भाषा और इसकी शैली। तो ये जो हमारा हो गया कि मारक और तीखा व्यंग। परसाई जी का व्यंग मीठी धूरी की तरह है। वे ऐसी बात लिखते हैं जो पाठक को हंसती भी है, यानी हंसाती भी है, और अंदर तक झकझोर देने का काम भी करती है। सरल और बोलचाल की भाषा में उन्होंने किसी भी भारी भरकम दार्शनिक भाषा का प्रयोग नहीं किया। निबंध की भाषा जो है वो आम बोलचाल की है, जिसमें उर्दू है, अंग्रेजी है और हिंदी की चालू शब्दों का बहुत ही सटीक इस्तेमाल किया गया, यानी बहुत ही सिंपल भाषा का उपयोग किया गया। संवादात्मक शैली, यानी निबंध को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि परसाई जी हमारे सामने बैठकर हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगने लगता है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि पगडंडियों का जमाना जो निबंध है वो हमें सिखाता है कि जुगाड़ और सिफारिश जैसी गलत पगडंडियां, यानी गलत रास्ते पर चलकर मिली सफलता जो है वो एक छोटा समय के लिए होता है, छोटी होती है। लेखक का सबसे बड़ा संदेश यह है दोस्तों कि समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें शॉर्टकट का लालच छोड़ना होगा और मेहनत और ईमानदारी की मुख्य रास्ता पर ही चलना होगा। ऐसा इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कुबेर नाथ राय की जो निबंध है रस आखेटक, उसकी समीक्षा करना हमें, यानी उसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। रस आखेटक हिंदी साहित्य के मूर्धन्य ललित निबंधकार कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया था और एक ये जो है प्रसिद्ध और दार्शनिक निबंध है। कुबेर नाथ राय को आचार्य हजारी प्रसाद की परंपरा का लेखक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इसे जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा का लेखक माना जाता है। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति, लोक जीवन और प्राचीन इतिहास का गहरा ज्ञान मिलता है। तो देखिए रस आखेटक जो है हमारा जो कि निबंध है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कि रस का शिकारी। इस निबंध में लेखक ने मनुष्य के भीतर छिपे उस इच्छा यानी तलाश वगैरह का वर्णन किया है, जिसके जरिए वह अपने जीवन के निराश और दुखी पलों में भी आनंद, सौंदर्य और रस वगैरह की खोज करता है, वही दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए इस कविता का भावार्थ देखते हैं हम लोग, सॉरी इस निबंध का, ठीक है, कविता बार बार बोल दे रहे हैं, गलत हो जा रहा है, ठीक है। निष्कर्ष का तो इसका हम लोग देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, भावार्थ देखेंगे रस आखेटक का। तो इस निबंध का मुख्य भाव यह है दोस्तों कि मनुष्य स्वभाव से ही रस का शिकारी यानी कि आनंद खोजने वाला है। संसार का हर प्राणी अपने जीवन में शांति, सुखी और तृप्ति चाहता है, ठीक है, सुख चाहता है। लेखक के अनुसार रस केवल काव्य या फिर कविता नहीं होती, बल्कि वह हमारी प्रकृति में, लोक संस्कृति और आम जीवन में छोटी बड़ी चीजों का बिखरा हुआ जो है वो रस कहलाता है, रस है, ठीक है। मनुष्य का मन जो है वो हमेशा परम आनंद या फिर रस की तलाश में भटकता रहता है, यानी खुशी की आनंद में भटकता रहता है। जब वह इस रस को पा लेता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, खुश हो जाता है। तो ये इस निबंध का जो है वो भावार्थ था। चलिए आगे देखेंगे कि निबंध की मुख्य वैचारिक बिंदु। तो कुबेर नाथ राय के निबंध यानी कुबेर नाथ राय ने निबंध को समृद्ध बनाने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक और सांस्कृतिक पक्षों को सामने रखा है। कौन कौन सा? तो देखिए रस और आखेटक यानी शिकारी का संबंध बताया है। तो लेखक कहते हैं कि आदिम काल से ही मनुष्य शिकारी रहा है। पुराने समय में वह पेट भरने के लिए पशुओं का शिकार किया करता था, लेकिन जैसे जैसे वो सभ्य हुआ यानी जैसे जैसे उनका विकास हुआ, उनकी यह शिकारी प्रवृत्ति जो है वो भौतिक संसार से हटकर मानसिक और आध्यात्मिक संसार की ओर मुड़ गई। अब मनुष्य क्या करता है? पशुओं का नहीं बल्कि
आनंद वगैरह का यानी सौंदर्य और आनंद का शिकार करने लगता है, खुशी का रस का जो है शिकार करने लगता है। इसलिए लेखक ने मनुष्य की आत्मा को रस आखेटक कहा है। क्या कहा है? रस आखेटक। चलिए दूसरा हो गया हमारा दोस्तों कि प्रकृति और लोक जीवन में रस की उपलब्धि। तो कुबेर नाथ राय के निबंधों में प्रकृति का बहुत ही सुंदर और भव्य रूप दिखाया गया है। रस आखेटक में वे बताते हैं कि सुबह की पहली किरण, बहती हुई नदी, बदलते मौसम और गांव की माटी की खुशबू में असीमित रस भरा हुआ रहता है, यानी असीमित खुशी, आनंद, सौंदर्य वगैरह भरा हुआ रहता है। जो व्यक्ति के संवेदनशील यानी जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव टाइप के होते हैं, वह प्रकृति के इन रूपों से रस को खींच लेते हैं और अपनी आत्मा को शांत यानी तृप्त करने का काम करते हैं। चलिए आगे हमारा तीसरा हो गया दोस्तों कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का पुट। तो लेखक अपने निबंध में उपनिषदों और भारतीय दर्शन का हवाला देते हुए कहते हैं कि रसो वे सा यानी अर्थात वह परमेश्वर यानी ईश्वर की साक्षात रस रूप है। मनुष्य जब कला, संगीत, साहित्य के माध्यम से गहरे आनंद में डूब जाता है तो वह वास्तव में उस ईश्वर के रस का अनुभव कर रहा होता है। लेखक ने आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव से मुक्ति पाने का एकमात्र जरिया क्या बोला है? तो रस की खोज यानी कि खुशी की खोज, आनंद का खोज ही जो है वो तनाव से और भागदौड़ भरी जीवन से मुक्ति पाने का तरीका है, एकमात्र जरिया है। चलिए आगे हमारा हो गया दोस्तों कि आधुनिक युग की निरसता पर विचार। तो निबंध में लेखक जो है वो आज के आधुनिक और मशीनी जीवन पर बहुत ही चिंता व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि आज का मनुष्य जो हो गया है वो सिर्फ केवल पैसे और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे अंधा होकर भाग रहा है। इस चक्कर में वह अपने भीतर के रस आखेटक यानी कि कला और सौंदर्य प्रेमी रूप को मारता जा रहा है। मनुष्य का जीवन जो है वो मशीनों जैसा सूखा और नीरस होता जा रहा है, जिसे बचाने के लिए कला और साहित्य की शरण में जाना बहुत ही जरूरी। ऐसा जो है वो यानी लेखक कह रहे हैं, ठीक है, कुबेर नाथ जी कह रहे हैं, बता रहे हैं अपने निबंध के माध्यम से। चलिए आगे देखेंगे कि कुबेर नाथ राय की लेखन शैली के बारे में। तो देखिए इसमें हमारा हो जाता है दोस्तों संस्कृत और पांडित्यपूर्ण शैली। कुबेर नाथ जी निबंधों में संस्कृत के श्लोक, प्राचीन कथाओं और संस्कृत प्रतीकों की भरमार होती है, यानी इनकी कविताओं में ये सब चीजें होती है। दलित निबंध की विशेषता, भले ही विषय गंभीर और दार्शनिक हो, लेकिन लेखक अपनी कल्पना और आत्मीयता से उसे बहुत ही सुंदर और पाठनीय बनाने का काम करता है, पढ़ने योग्य बनाने का काम करता है। चलिए आगे है कि क्लिष्ट किंतु प्रभावपूर्ण भाषा, यानी इनकी भाषा में तत्सम यानी संस्कृत वगैरह की शब्दों की प्रधानता, लेकिन निबंध की विचार श्रृंखला इतनी मजबूत है कि पाठक इसमें बहता चला जाता है, यानी इसमें बोर नहीं होता, बहता चला जाता है। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष भी देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि रस आखेटक निबंध जो है वो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य केवल काम करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि वह आनंद और सुंदरता की खोजी है। लेखक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन का असली खुशी पैसे या फिर गाड़ियों में नहीं है, बल्कि प्रकृति, कला और अपनों के बीच छिपे हुए आनंद को पहचानकर खुश रहने में ही असली मतलब जीवन का असली खुशी मायने रखता है, माना जाता है। तो ये लेखक कहना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा संदेश दिए हैं रस आखेटक निबंध में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा हो गया दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवनी की परिभाषा, स्वरूप एवं विशेषताओं का वर्णन करना है। तो चलिए आखिर समझेंगे जीवनी क्या चीज़ है। तो देखिए आंसर लिखा गया है कि हिंदी गद्य साहित्य में जीवनी एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधा के रूप में है। जब कोई लेखक किसी महान व्यक्ति या फिर महापुरुष के बारे में यानी उनकी जीवन की सच्ची घटनाओं, उनके विचारों और समाज के प्रति उसके योगदान को पूरी ईमानदारी के साथ सुंदर भाषा में लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। यानी जीवनी क्या होता है दोस्तों? किसी महापुरुष के बारे में, किसी महान व्यक्ति के बारे में लिखना ही जो है वो जीवनी कहलाता है। जीवनी की सबसे बड़ी पहचान यह है दोस्तों कि यह हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है, जो पाठकों को
जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। यानी ऐसा ना हो कि अपने ही जीवन पर लिखे तो वो हमारा जीवनी नहीं होगा, वो हो जाएगा फिर हमारा आत्मकथा। ठीक है, जीवनी क्या होता है? किसी महापुरुष के बारे में लिखना, किसी महान व्यक्ति के बारे में लिखना, ताकि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे पाठकों को। चलिए जीवनी की परिभाषा देखेंगे। तो जीवनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। आपको पता होगा या फिर नहीं पता तो आप जान लीजिए। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा निम्नलिखित है। सामान्य शब्दों में देखिए तो किसी व्यक्ति विशेष के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन की महत्वपूर्ण घटना, उनके काम, उनके विचार, उनके व्यक्तित्व वगैरह का कलात्मक वर्णन ही जो है वो जीवनी कहलाता है। यानी उनके बारे में लिखना ही जो है जीवनी कहलाता है। साहित्यिक दृष्टिकोण देखा जाए दोस्तों तो देखिए लिखा है कि जीवनी में लेखक खुद के बारे में नहीं लिखता, बल्कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को अपना विषय बनाता है। लेखक उस व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी तथ्य वगैरह यानी फैक्ट वगैरह को इकट्ठा करता है और उसे एक कहानी की तरह सुंदर रूप में पिरोने का काम करता है। तो वही हमारा जीवनी होता है। देखिए एक और परिभाषा दिया गया है जो कि बाबू गुलाब राय के अनुसार दिया गया है। तो जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास है। इसके माध्यम से उसके आंतरिक और बाहरी स्वरूप का सच्चा चित्रण किया जाता है। तो ऐसा जो है बाबू गुलाब राय के अनुसार परिभाषा दिया गया था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जीवनी का स्वरूप के बारे में। आखिर इसका स्वरूप कैसा होता है? तो जीवनी का स्वरूप कैसा होना चाहिए और इसके निर्माण में किन तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि निम्नलिखित है। पहला हो गया तथ्यात्मकता, यानी सच्ची घटनाएं होनी चाहिए। जीवनी जो है वो कल्पना पर आधारित नहीं हो सकती। इसका स्वरूप पूरी तरीका से ऐतिहासिक और प्रामाणिक होनी चाहिए, यानी असली होनी चाहिए। लेखक जिस भी महापुरुष पर जीवनी लिख रहा है उसके जीवनी की घटनाएं, तारीख, स्थान वगैरह बिल्कुल सच होना चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, सच होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए। चलिए अगला हो गया कि कलात्मकता और रोचकता। जीवनी इतिहास की तरह सूखी या फिर उबाऊ नहीं होनी चाहिए। भले ही घटनाएं सच हो, लेकिन उसे लिखने का तरीका एक कहानी या फिर उपन्यास की तरह सुंदर और बांधकर रखने वाला होना चाहिए, ताकि पाठक जो है उसकी रुचि बने रहे और वो पूरा पढ़े, उसे जो है उबाऊ ना लगे, बोरिंग ना लगे। ठीक है, फिर हो गया हमारा तथ्यस्थता, यानी ये जो है न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी के निष्पक्ष में नहीं होना चाहिए। जीवनी लिखते समय लेखक को पूरी तरीका से निष्पक्ष होना पड़ता है। वह जिस व्यक्ति पर लिख रहा है ना तो वह उसकी झूठी तारीफ कर सकता है, ना ही उसके बारे में बिना किसी वजह की बुराई कर सकता है। जो सच है वही लिख सकता है। तो ये निष्पक्षता होनी चाहिए। लेखक को उस महापुरुष के गुणों के साथ साथ उसकी कमियों को भी ईमानदारी से लिखना होगा। ऐसा नहीं कि उसकी कमियों को छुपा ले या फिर उसका कुछ ज़्यादा तारीफ कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। असली मतलब एक सच्चा जीवनी ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर हो गया चरित्र का कार्मिक विकास। जीवनी का स्वरूप जो है दोस्तों वो ऐसा होता है जिसमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति के चरित्र का विकास कैसे हुआ, उनके परिस्थितियों से उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी, यह सब जो है क्रम से दिखाया गया हो या फिर जो है उसे क्रमबद्ध दिखाया जाता है। तो ये सभी जो है जीवनी का स्वरूप होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जीवनी की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो एक आदर्श जीवनी में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती है। क्या क्या होता है? तो देखिए महापुरुषों या फिर प्रेरणादायकों चरित्रों का चयन। जीवनी आमतौर पर किसी साधारण व्यक्ति पर नहीं होता, यानी कोई नॉर्मल व्यक्ति आपके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं होगा, कोई महापुरुष पर होगा। ठीक है, यानी इसके लिए ऐसे चरित्र का चुनाव किया जाता है जिसके जीवन में समाज का कोई सीख मिले, जैसे कि देशभक्ति का सीख मिले, महान लेखक का सीख मिले, वैज्ञानिक हो, संत वगैरह, राजनेता वगैरह। तो ये सब में से कोई होने चाहिए। चलिए फिर अगला हो गया हमारा युगीन परिस्थितियों का चित्रण। किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके समय के समाज से अलग नहीं होता, इसलिए एक अच्छी जीवनी में उस समय के देश, काल, समाज और राजनीति की झलक भी साफ दिखाई देनी चाहिए। और आगे हो गया कि प्रेरणादायक संदेश। जीवनी का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है दोस्तों कि पाठक वगैरह यानी जो पढ़ रहा है उसे प्रेरित करना। महापुरुषों के संघर्षों को पढ़कर पाठक के भीतर जीवन में आगे बढ़ने और अच्छे काम वगैरह करने का हौसला पैदा होना चाहिए। तो ये जीवनी का हो गया। ठीक है, चलिए आगे हमारा हो गया मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दोस्तों।
तो आधुनिक जीवन विधा में केवल बाहरी घटनाओं को नहीं लिखा जाता, बल्कि उस व्यक्ति के मन के भीतर क्या चल रहा है और वह जो है किसी परिस्थिति में कैसा महसूस कर रहा था, इसका भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और उसके बारे में भी जीवनी में लिखा जाता है। देखिए भाषा शैली की गरिमा, तो जीवनी की भाषा बहुत ही आदरपूर्ण, गंभीर और प्रभावशाली होता है। इसमें लेखक की अपनी लेखन शैली का भी सुंदर निखार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध जीवनियाँ के बारे में, यानी कौन कौन से हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जीवनी था वो सब के बारे में। तो पहला हमारा हो गया आवारा मसीहा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो देखिए विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया था। ये सब आप याद रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। यह प्रसिद्ध बंगाल यानी बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर लिखा गया है। ये आवारा मसीहा जो है वो किसके ऊपर लिखा गया, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर लिखी गई हिंदी साहित्य की सबसे महान जीवनी मानी जाती है ये। फिर दूसरा हो गया कलम का सिपाही, जिनके लेखक थे अमृत राय। यह जीवनी जो है वो अमृत राय ने अपने पिता और महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र पर लिखने का काम किया है। फिर हमारा हो गया अग्नि सेतु दोस्तों, तो ये किसने लिखा, तो विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा। तो यह क्रांतिकारी कवि काजी नरूल इस्लाम की जीवनी पर आधारित है। तो ये सभी जो है प्रमुख या फिर आप समझ सकते हैं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध जीवनी है। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि जीवनी विधा इतिहास और साहित्य का एक बहुत ही सुंदर मेल है। यह हमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की सच्चाई भी बताती है और कहानी की तरह आनंद भी देने का काम करती है। एक अच्छी जीवनी केवल किसी व्यक्ति के बीते हुए कल की कहानी नहीं होती, बल्कि वह अपने प्रेरक विचारों और आदर्शों के माध्यम से समाज को हमेशा सही रास्ते दिखाने का भी काम होता है। तो ये हमारा जीवनी के बारे में था। और एक और आपका होता है आत्मकथा, जो कि जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, उसमें आप लोगों को खुद के बारे में लिखा जाता है, वही हमारा आत्मकथा कहलाता है। चलिए उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन यही है कि आत्मकथा की परिभाषा, स्वरूप एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसे हम लोग समझेंगे दोस्तों कि हिंदी गद्य साहित्य में आत्मकथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधा है। आत्मकथा का सीधा मतलब ये होता है कि अपने जीवन की कहानी खुद लिखना ही आत्मकथा होती है। जब कोई लेखक अपने जीवन के संघर्षों के बारे में, सफलताओं के बारे में, गलतियों के बारे में और अपने अनुभव वगैरह को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ खुद लिखता है, तो उसे हम लोग आत्मकथा कहते हैं दोस्तों। इसमें लेखक खुद ही अपनी कहानी का नायक होता है और जो पाठकों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का काम करता है, यानी खुद के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाता है। चलिए आत्मकथा की परिभाषा देखेंगे। तो आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो यानी ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि स्वयं का जीवन गाथा, यानी खुद के जीवन गाथा लिखना। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा निम्नलिखित है। देखिए सामान्य शब्दों में, जब लेखक खुद को ही अपने साहित्य का नायक या फिर विषय बनाता है और अपने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के जीवनी या फिर जीवन का महत्वपूर्ण यात्रा को क्रमबद्ध ढंग से लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ये सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से आप समझिए कि आत्मकथा में लेखक और नायक दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। लेखक समाज के सामने अपने आंतरिक और बाहरी रूप को बिना किसी पर्दे के प्रकट करने का काम करता है। चलिए एक और परिभाषा जो कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार है दोस्तों, तो इनके द्वारा ये परिभाषा दिया गया है कि आत्मकथा लेखक के अपने जीवन का एक इतिहास है। इसमें लेखक अपने बीते हुए जीवन का सिन्हावलोकन करने का काम करता है, यानी उसके बारे में लिखने का काम करता है और अपने व्यक्तित्व के विकास की कथा कहता है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया इसकी परिभाषा दोस्तों। देखिए आत्मकथा का स्वरूप देख लेते हैं। तो आत्मकथा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और इसके निर्माण के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि निम्न है दोस्तों। पहला हो गया सच्चाई और प्रामाणिकता होनी चाहिए। आत्मकथा का स्वरूप जो है वो पूरी तरीका से यथार्थ यानी सच्चा होता है। इसमें कल्पना या फिर झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती। लेखक को अपने जीवन की सभी घटना, तारीख और व्यक्ति का सच्चा ब्यौरा देना होता है। इसमें कोई भी झूठ वगैरह नहीं लिखना होता है। फिर दूसरा हो गया वो है तटस्थता का और साहस। आत्मकथा लिखना एक बहुत ही साहसिक कार्य है दोस्तों। इसका स्वरूप
ऐसा होना चाहिए जिसमें लेखक पूरी तरीक़ा से निष्पक्ष होकर लिखे। ऐसा ना हो कि अपने बारे में तारीफ कर दे या फिर अपने सिर्फ बुराइयों को दिखाए, ऐसा ना, ठीक है। उसे ना केवल अपनी अच्छाइयों या फिर सफलताओं को दिखाना चाहिए, बल्कि अपने अंदर जो गलतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो पापों हैं, वो सबको भी समाज के सामने स्वीकार करने का साहस दिखाना पड़ता है, तब एक अच्छा आत्मकथा लिखा जाता है। चलिए आगे हमारा हो गया स्मृति पर आधारित यानी मेमोरी पर आधारित। आत्मकथा का आधार जो है वो लेखक की यादें होती है। वह अपनी बीते हुए कल को याद करके एक क्रम में पिरोता है, एक क्रम में लिखने का काम करता है। फिर हमारा हो गया अगला स्वरूप है दोस्तों, वो है आत्मीयता और संवाददातात्मकता। इसका स्वरूप जो है वो बहुत ही दोस्ताना और आत्मीय होता है। इसे पढ़ते समय पाठक को ऐसा लगता है कि मानो लेखक सीधे उसके सामने अपने दिल की बात शेयर कर रहा हो, साझा कर रहा हो। तो ये सभी हमारा जो है वो आत्मकथा का स्वरूप था। चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो आत्मकथा की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, एक आदर्श आत्मकथा में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती है। क्या क्या होता है? तो देखिए, आत्म सत्य की अभिव्यक्ति। आत्मकथा की सबसे पहली शर्त यह हो गया कि ये सत्य होनी चाहिए। जो लेखक अपने जीवन के कड़वे सच को छुपा जाता है, उसकी आत्मकथा साहित्यिक रूप से असफल मानी जाती है। इसमें आत्मसराहना यानी अपनी तारीफ खुद करना से बचना चाहिए। इसमें सच जो है वही लिखनी चाहिए, सिर्फ तारीफ वगैरह नहीं। अपनी परेशानियां, अपने कमियों वगैरह को भी लिखना चाहिए। चलिए आगे हमारा हो गया अगला विशेषता है दोस्तों कि युगीन परिस्थितियों का चित्रण। लेखक का जीवन समाज से अलग नहीं होता, इसलिए आत्मकथा में लेखक के बहाने उस समय का देश, काल, समाज, संस्कृति और राजनीति की झलक भी साफ दिखाई देती है। पाठक केवल लेखक को नहीं बल्कि उसके पूरे युग को समझ पाता है। तो ये एक आत्मकथा में होनी चाहिए। फिर हमारा हो गया प्रेरणादायक संदेश। आत्मकथा का एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य यह होता है दोस्तों कि पाठकों को प्रेरित करना होता है। लेखक ने अपने जीवन के दुखों और संघर्षों से कैसे लड़ाई लड़ी है, कैसे आगे बढ़ा है, यह जानकर पाठकों में एक साहस पैदा होता है, एक प्रेरणा पैदा होती है। फिर अगला विशेषता हो गया वो है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक गहराई। आधुनिक आत्मकथाओं में केवल बाहरी घटनाओं की सूची नहीं होती, बल्कि लेखक के मानसिक दृढ़ यानी दिमागी उथल पुथल, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इन सभी का गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है। चलिए आगे हमारा हो गया अगला विशेषता है दोस्तों कि दलित और महिला विमर्श की प्रधानता। आधुनिक हिंदी आत्मकथा साहित्य में समाज के दबे कुचले वर्ग यानी दलितों और महिलाओं ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से सदियों के शोषण और दर्द को बहुत ही बेकाबी से सामने रखने का काम किया। तो ये सभी आत्मकथा का जो है प्रमुख विशेषता था। चलिए आगे देखेंगे कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध आत्मकथाओं के बारे में, यानी हिंदी साहित्य की कौन कौन सा प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो पहला हमारा हो गया वो है दोस्तों अर्ध कथानक, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया था 1641 ईस्वी में। इसे हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा माना जाता है, जो कि पद के रूप में लिखी गई थी, यानी कि कविता के रूप में लिखी गई थी। पद यानी कि कविता होता है, गद यानी कि निबंध आप समझ सकते हैं या फिर लेख समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि लिखा गया हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। यह 4 भागों में लिखी गई हिंदी की सबसे सुंदर और काव्यात्मक आत्मकथा मानी जाती है, यानी ये भी जो है वो पद में ही लिखा गया था। चलिए तीसरा हमारा हो गया दोस्तों वो है जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। यह दलित समाज के दर्द और संघर्ष को बयां करने वाली एक अत्यंत प्रभावशाली आत्मकथा है, जो कि जूठन है। फिर हमारा चौथा जो है वो है दोस्तों कि सत्य के प्रयोग, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। यद्यपि यह मूल रूप से गुजराती में थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद जो है विश्व परिषद है, जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा फेमस है और आत्मकथा के आदर्श स्वरूप का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि आत्मकथा विधा लेखक के हृदय का एक ऐसा खुला दस्तावेज है दोस्तों, जिसे पढ़ने के लिए बहुत गहरे साहस की आवश्यकता होती है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, बल्कि समाज का एक जीवंत सच भी होता है। एक अच्छी आत्मकथा लेखक के बहाने पाठकों को भी
खुद को समझने और जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का काम करता है। ये हमारा आत्मकथा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है कि स्मरण की परिभाषा, स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर समझते हैं। आंसर लिखा है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाओं में स्मरण का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक काल की देन है दोस्तों, जिसका सीधा संबंध जो हो गया वो मनुष्य की स्मृति यानी आदतों और उनकी भावनाओं से होता है। जब कोई लेखक अपने जीवन के अनुभव के दौरान किसी स्पेशल व्यक्ति, कोई वस्तु या फिर घटना से गहराई से प्रभावित होता है और बाद में आत्मीयता के साथ उसे शब्दों में पिरोने का काम करता है, तो उसे स्मरण कहते हैं। इसकी परिभाषा और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो स्मरण शब्द जो है वो संस्कृत के सम यानी भली भांति और उपसर्ग, सम यानी सम उपसर्ग और स्मरण याद करने के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सम्यक स्मरण यानी या फिर किसी को पूरी निष्ठा से याद करना जो है स्मरण कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार इसे परिभाषित किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्मृति के आधार पर यानी यादों के आधार पर किसी विषय या फिर व्यक्ति के संबंध में लिखित आलेख जो है वो स्मरण कहलाता है। गुलाब बाबूराव यानी बाबू गुलाब राय के अनुसार स्मरण में लेखक अपने जीवन के किसी खंड या फिर किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हुए अंश का आत्मीयता और श्रद्धा के साथ वर्णन करता है, वही हमारा स्मरण कहलाता है। ये बाबू गुलाब राय के अनुसार था। सरल शब्दों में देखा जाए तो अपने जीवन काल में मिले किसी स्मरणीय व्यक्ति या फिर घटना का अपनी यादों के आधार पर किया गया सच्चा और कलात्मक वर्णन जो है वही हमारा स्मरण है। यानी कोई व्यक्ति मिला, उसके बारे में आप जो है याद करके अच्छे ढंग से जो है शब्दों में पिरो रहे हैं, तो वही हमारा स्मरण हो गया। चलिए इसका स्वरूप देख लेते हैं दोस्तों। तो स्मरण का अपना एक विशिष्ट ढांचा होता है जो इसे अन्य गद्य विधाओं से अलग करता है। कौन कौन सा? तो ये अतीत पर आधारित होता है। स्मरण का पूरा ताना बाना जो है वो बीते हुए समय पर टिका होता है। लेखक जो है वो वर्तमान में बैठकर अतीत के बीते हुए कल को याद करते हुए लिखता है, ठीक है। तो ये अतीत पर आधारित होता है। दूसरा हो गया पर केंद्रित स्वरूप दोस्तों। तो आत्मकथा में लेखक खुद के बारे में लिखता है, लेकिन स्मरण हमेशा दूसरों पर केंद्रित होता है। इसमें मुख्य नायक कोई अन्य व्यक्ति होता है, लेखक तो सिर्फ उसका गवाह या फिर माध्यम होता है कि मेरे साथ वो व्यक्ति मिला था, लेकिन ये जो है दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। चलिए अगला हमारा हो गया कि ये सत्यता और प्रामाणिकता। स्मरण जो है वो काल्पनिक नहीं हो सकता। इसमें जो भी व्यक्ति का वर्णन मिलेगा, समय मिलेगा, घटनाएं वगैरह मिलेगी, वो 100% वास्तविक और ऐतिहासिक होती है। तो ये सभी जो है वो स्मरण की जो है स्वरूप है दोस्तों। चलिए स्मरण की मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि एक आदर्श और सफल स्मरण में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का होना अनिवार्य है। कौन कौन सा विशेषता? तो पहला हो गया हमारा कि आत्मीयता और रगात्मकता, ठीक है। यानी लेखक उसी व्यक्ति के स्मरण लिख सकता है जिससे उनका कोई गहरा भावनात्मक संबंध हो रहा हो। बिना आत्मीयता और लगाव के स्मरण बेजान हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता है तटस्थता और ईमानदारी। यानी आत्मीय संबंध होने के बावजूद एक सच्चे लेखक को निष्पक्ष होकर लिखना पड़ता है। उसे अपने प्रिय पात्र के केवल गुण का तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि मानव सुलभ दोषों को भी ईमानदारी से दिखाना पड़ेगा। यानी उनकी बुराइयों को, उनके कमियों को भी, दोषों को भी दिखाना है। चलिए तीसरा हमारा हो गया कि चित्रात्मकता और सजीवकता दोस्तों। यानी स्मरण की भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि पाठक पढ़ते समय उस दृश्य या फिर व्यक्ति की कल्पना अपनी आंखों के सामने कर सके, ऐसा लगने लगे कि सामने हो रहा है, ठीक है। शब्दों के माध्यम से एक लाइव चित्र खींचा जाना चाहिए। फिर अगला विशेषता हो गया हमारा कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। यह केवल एक व्यक्ति का परिचय नहीं होता, बल्कि उस बहाने लेखक उस समय के संपूर्ण कालखंड, सामाजिक व्यवस्था और माहौल को भी अपने भीतर समेटे रहता है, लिखने का काम करता है। चलिए आगे हमारा है दोस्तों विशेषता, वो है कि सीमित आकार। यानी इसका आकार जो हो वो लिमिट होना चाहिए। यह विधा जो है वो उपन्यास या फिर जीवनी की तरह बहुत ही लंबा नहीं होती। यह किसी व्यक्ति के जीवन के कुछ खास
और सबसे प्रभावशाली अंशों तक ही ये लिमिट रहती है, कुछ बातों तक ही लिमिट रहती है, यानी ये लिमिट होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी के प्रमुख स्मरण और स्मरणकार के बारे में। तो देखिए हिंदी साहित्य में स्मरण विधा को समृद्ध करने में कई महान लेखकों का योगदान रहा था। कौन कौन से लेखक? तो देखिए इसमें पहला हमारा हो गया पद्मश्री शर्मा। तो इन्होंने हिंदी का प्रथम यानी इन्हें जो है वो हिंदी का प्रथम स्मरणकार माना जाता है। इनकी रचना जो है वो पद पराग है, जो कि 1929 में लिखा गया था। फिर दूसरा हमारा हो गया वो है दोस्तों महादेवी वर्मा। इन्होंने हिंदी स्मरण को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। उनकी रचना पद की साथी में उन्होंने अपने समकालीन कवि जैसे कि निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद्र वगैरह का एक ऐसा सजीव और भावुक चित्रण किया जो कि बहुत ही अद्वितीय मानी जाती है, बहुत ही अद्भुत मानी जाती है। ठीक है, फिर अगले हमारे हो गए वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी रचना है कि माटी की मूर्तें, जिसमें उन्होंने समाज के बहुत साधारण और गरीब पात्रों को अमर कर देने का काम किया है। फिर हमारा अन्य नाम देखा जाए उसमें हमारा हो गया बनारसी दास चतुर्वेदी, जिन्होंने लिखा है हमारे आराध्य। फिर हो गया हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने लिखा है नए पुराने झरोखे। तो ये सभी प्रमुख स्मरणकार माने जाते हैं, स्मरण माना जाता है। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि स्मरण केवल अतीत की यादों को लिखना नहीं है, बल्कि यह किसी जीवन यानी यह किसी व्यक्ति के प्रति सच्ची आत्मीयता और सम्मान की अभिव्यक्ति होती है। यह विधा इतिहास की सच्ची घटनाओं में भावनाओं के रंग भरकर उसे हमेशा के लिए जीवित और अमर बना देने का काम करती है। तो ये हमारा स्मरण था। और साथियों हम आपको बता दें कि आपका मेजर 10 हिंदी के लिए सिर्फ हमने 9 ही प्रश्न लिए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका जो है कोई इंपॉर्टेंट हमको लगा नहीं। ठीक है, अगर आप ये 9 कर लेते हैं तो आपको जो 4 क्वेश्चन अटेंड करने लॉन्ग टाइप वाला वो आप यहाँ से इजीली कर पाइएगा। तो आपको बस इतना कर लेना है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।